हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9 साइंस के सैम्पल पेपर थर्ड को। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से डील करेंगे क्योंकि ये आपके सैम्पल पेपर थर्ड का सेकेंड वीडियो है। पार्ट 1 वाला जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन तक सब कुछ डील कर चुके हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक। सो आई होप आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक्चुअल में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जो कि साइंस का प्लेलिस्ट है। उसको आप जब ओपन करेंगे ना तो स्क्रॉल करके नीचे जाना है, बॉटम में आपको सैम्पल पेपर के वीडियोस मिलेंगे। सिमिलरली आपको मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है नीचे, तो आप मैथ्स के सैम्पल पेपर या फिर लेसन के एक्सप्लेनेशन भी वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है, कैन ऑल हाउस होल्ड वेस्ट बी यूज टू मेक कंपोस्ट, वाई और वाई नॉट। यानी कि जितने भी वेस्ट निकलते हैं हमारे घर से उन सब का यूज़ करके कंपोस्ट बना सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको दोनों का रीज़न देना है कि बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। आंसर में लिखेंगे नॉट ऑल हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट। तो क्या लिखना है, नो, मतलब नहीं यूज़ कर सकते। सारे ही हाउस होल्ड वेस्ट को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते कंपोस्ट बनाने के लिए। ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, लाइक फ्रूट के पील्स हो गए, वेजिटेबल के स्क्रैप्स हो गए, एग शेल्स हो गए, या फिर गार्डन वेस्ट, ये सारी चीज़ों को ही हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिकम्पोज होती हैं। इसके बाद में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, या फिर दूसरे केमिकल्स हैं जो कि नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, वो सारी चीज़ें हार्मफुल होती है सॉइल के लिए। ऑयली फूड हो गया या मीट हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनसे पेस्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, मतलब वहाँ पे पेस्ट जो है वो स्प्रेड होगा और कंपोस्टिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट ही सूटेबल होते हैं कंपोस्टिंग के लिए। नेक्स्ट अब इसमें और करके आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स विद एग्जांपल्स। तो ये इजी क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं और डिकम्पोजर क्या होते हैं वो आपको डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स एंड एल्गी दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। दे प्रोवाइड फूड फॉर अदर लिविंग बींग्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली इनमें प्लांट्स आते हैं, और एल्गी लिया है एक्वाटिक वाले सिस्टम के लिए। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों के बेसिस पे बोल दिया है कि प्रोड्यूसर्स वो सारे सब्सटेंस हैं जो कि अपना फूड खुद से बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड एयर। और उसमें जो प्रोसेस है इनके प्रोडक्शन का उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ ये अदर लिविंग बींग्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जांपल में आ जाएगा ग्रास, ट्री और एल्गी। देन डिकम्पोजर्स, तो ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे जो निकलते हैं उनको सॉइल में वो ऐड कर देते हैं, मतलब एनरिच कर देते हैं सॉइल को। तो इनका काम क्या है, ये हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में। इनके एग्जाम्पल्स में, मतलब डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स में आ जाएगा फंगी, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म्स। देन आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पे आपसे पूछा है 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कंज्यूम्ड इन अ हाउस इन अ मंथ। यानी कि एक मंथ में किसी एक घर में 250 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम हो रहा है। सो हाउ मच विल दिस एनर्जी बी इन जूल्स। तो आपको यहाँ पे एनर्जी दिया है यूनिट्स में और उसको कन्वर्ट करना है जूल्स में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना दिया है, 250 यूनिट्स। तो 250 यूनिट्स यानी कि 250 किलो वाट आवर होगा। आप याद रखना 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो 250 यूनिट्स है तो दैट विल बी इक्वल टू 250 किलोवाट आवर्स। नाउ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि 1 किलोवाट का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स कितना हो जाएगा, अगर 1 जूल का वैल्यू ये है तो 250 जूल्स का, सॉरी 1 किलोवाट आवर का वैल्यू अगर इतना है तो 250 किलोवाट आवर के लिए आपको सेम वैल्यू को 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 इंटू 10 to the power 6, यानी कि जब हम लोग इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 900 आएगा, और वही 10 to the power 6, और 900 को हम लोग 9 लिख सकते हैं इंटू 10 to the power 2। तो वही 10 to the power 2 को 10 to the power 6 में ऐड करेंगे तो 10 to the power 8 हो जाएगा। तो आंसर आया आपका 9 इंटू 10 to the power 8 जूल। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्योंकि 14 क्वेश्चन में भी आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है राइट नोट्स ऑन ईसीजी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। ईसीजी क्या है और अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, इस पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है।
तो ईसीजी क्या है, एक मेडिकल टेस्ट है जो कि रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हमारे हार्ट के, जिसमें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स जिनको कि स्किन पे लगाया जाता है। ये टेक्निक अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से काम करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारे हार्ट के वेरियस पार्ट्स में से, रिफ्लेक्ट होकर के वो वेव्स जो हैं वो वापस आते हैं और हार्ट का एक इमेज जो है वो फॉर्म होता है। इसके हेल्प से हार्ट के अंदर जो भी डिसीज़ेज़ हैं या फिर इर्रेगुलर हार्ट बीट है या अगर कोई ब्लॉकेज प्रेजेंट है तो उन सबको चेक किया जाता है या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी भी एक टेक्निक है जहाँ पे अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासाउंड्स हैं या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं, उन्हीं का ही यूज़ होता है और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, किडनी और यूटेरस, इनका इमेज क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये हेल्प करेगा डिटेक्ट करने के लिए कि इन सारे ऑर्गन्स में कहीं पे स्टोन्स तो नहीं प्रेजेंट, ट्यूमर्स तो नहीं है या फिर प्रेगनेंसी में एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने में स्मॉलर पीसेस में। तो ये दो हो गया आपका, ये मेडिकल टर्म है ईसीजी और अल्ट्रासोनोग्राफी। तो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिखना है, इतना सफिशिएंट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन सस्पेंशन विद एन एग्जांपल। तो सस्पेंशन को आपको एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के साथ। सस्पेंशन क्या होता है, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं लिक्विड के अंदर लेकिन डिसॉल्व नहीं होते हैं। कुछ इस तरीके से वो उसके अंदर छिप जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि सॉल्यूशन बना है, लेकिन एक्चुअल में वो सस्पेंड होता है। अब ये भी नहीं है कि हाँ पूरे अच्छे तरीके से वो डिज़ोल्व हो गया है। एक्चुअल में सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हम लोग बोल रहे हैं, उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो जब कुछ टाइम तक आप सस्पेंशन को छोड़ दोगे ना तो वो सारे कुछ सेटल हो जाते हैं नीचे। तो एग्जांपल में है जैसे चॉक पाउडर और वाटर, अगर इनको मिक्स करोगे तो स्टार्टिंग में आप जब तक उसको स्टर करोगे तब तक लगेगा कि वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया है, लेकिन कुछ देर तक अगर उसको छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब्ड तो सारे चॉक पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। सेम वैसे ही मडी वाटर, मड सेटल हो जाएगा, सैंड इन वाटर तो सैंड भी सेटल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में वो लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे नेकेड आइज में भी विजिबल हो जाते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन आर, फर्स्ट तो ये है कि ये हेट्रोजीनस होता है नेचर में। सेकेंड है पार्टिकल साइज जो है वो लार्ज इनफ होते हैं टू बी सीन। और उसके बाद थर्ड है कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हो गए। उसके अलावा दो प्रॉपर्टी और, कि अगर हम लोग इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं बॉटम में। देन इसके बाद में ये जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है फ़िल्टर पेपर के हेल्प से। ओवरऑल सस्पेंशन जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका कि यूज़ मेडिसिन्स में, पेंट्स में और मडी रिवर वाटर में आता है। तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट अब इसमें भी आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेगा, एक्सप्लेन बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आप सैम्पल पेपर्स में देख रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हाँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिखेंगे। पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन चेंज हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आता है, प्लस पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्वेश्चंस रिपीट भी हों। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है बोर्स एटॉमिक मॉडल को। नाउ इसके अकॉर्डिंग जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो क्या एक्सप्लेन करता है, एटम्स के स्ट्रक्चर को बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल्स। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल विदाउट लूजिंग एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं, लाइक सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उनको शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, और इनमें रिवॉल्व होते टाइम इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी लूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड with a fixed energy and is called energy level 1, 2, 3, 4 और KLMN एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। तो हर एक ऑर्बिट जो है उसका एक फिक्स्ड एनर्जी होता है और इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे शेल्स बोल रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स को, शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं मतलब हर एक लेवल का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी होगा। तो इन एनर्जी लेवल्स को हम लोग KLMN करके डिनोट करते हैं या फिर 1, 2, 3, 4 करके डिनोट करते हैं रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये हुआ कि K के लिए वैल्यू आ जाएगा 1, उसके बाद L के लिए वैल्यू आ जाएगा 2, उसके बाद अगर M लोगे तो वैल्यू आ जाएगा 3, और फिर N लोगे तो वैल्यू आ जाएगा 4, और ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हो सो ऑन जहाँ तक करना हो। देन इसके बाद में आते हैं थर्ड पॉइंट में। तो यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर वन बाई एब्जॉर्बिंग एनर्जी।
or move to a lower energy level by releasing energy in the form of light. That means इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं या फिर एनर्जी को रिलीज़ करके हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मतलब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ कर रहे हैं ना वो एनर्जी लाइट एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। नाउ द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम और फोटोन। तो ये जो लाइट एनर्जी है जो वो एब्जॉर्ब किए थे वो क्वांटम या फिर फोटोन में मेजर होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को मेजर करने का अपना एक यूनिट होता है ना। तो यहाँ पे लाइट को मेजर करने के लिए क्वांटम या फिर फोटोन यूज़ होता है, दोनों सेम होता है एक दूसरे के। देन फोर्थ पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, then for kinetic equilibrium the force of attraction between the electrons and the nucleus provides the centripetal force necessary for motion in circular path। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो काइनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है यहाँ पे, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस वो प्रोवाइड करता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि नेसेसरी होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर पाथ में मूव होने के लिए। जब तक कोई चीज़ जो सेंटर है जैसे सन है और इसके अराउंड अगर प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं तो सन का अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होगा जो इन सारे प्लैनेट्स को अपने साइड अट्रैक्ट करके रखता है। तो यही इसको अलाउ कर रहा है कि वो इसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव हो। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो या तो थोड़े दूर जा सकते हैं या फिर सन के पास आ सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो ही इनको हेल्प करता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मोशन करें। तो ये सारे हो गए मेन पॉइंट्स बोर्स एटॉमिक मॉडल के। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, स्टैब्लिश द फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्लेन करते हुए उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सो इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगुरेशन, या फिर बोल सकते हैं इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। नाउ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें कि एनर्जी स्टोर्ड रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट में ड्यू टू इट्स हाइट। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से एक पर्टिकुलर लेवल पे या एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है तो ऑब्वियस है कि ग्रेविटी उसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो उस केस में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। नाउ कंसीडर करो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और उसको प्लेस किए एक पर्टिकुलर हाइट h पे अबव द ग्राउंड। तो जो यहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड है इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए वो इक्वल किसके होगा? F विल बी इक्वल टू mg, जहाँ पे g जो है वो क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और m डिनोट कर रहा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को जो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे, और F जो है वो फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कि न्यूटन में मेजर किया जाता है। ना वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब F का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो mg इंटू h हो जाएगा। h यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? जो हम लोग पर्टिकुलर हाइट लिए थे वही ना, इसलिए यहाँ पे s को हम लोग h से रिप्लेस कर दिए। नाउ वर्क डन जो हुआ है, मतलब वर्क जो हुआ है ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, वो इक्वल है ना उसके स्टोर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, इसलिए वर्क को हम लोग रिप्लेस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी से और वैल्यू हो जाएगा Pe विल बी इक्वल टू mgh। नेक्स्ट अब इसमें इंटरनल ऑप्शन आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स का रेंज कितना होता है और उसके वेरियस यूजेस आपको बताने हैं। रेंज की बात करें तो अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी जो है वो अबव 20,000 हर्ट्ज़ होता है, यानी कि हमारा जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके जस्ट बाद वाला, जो कि ह्यूमंस जो है उसको हियर नहीं कर सकते ना। अगर यूजेस की बात करें तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स के बहुत सारे यूजेस हैं, यहाँ पे मैं 5 यूजेस लिखी हूँ। फर्स्ट तो हो जाएगा मेडिकल यूज़। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज़ किया जाता है इसका, जिसमें ऑर्गन्स को चेक करते हैं कि उनके अंदर बेबी है या फिर जो मदर का वूम्ब है उसको चेक करने के मतलब ये काम आता है। नेक्स्ट क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, कैसे? तो ज्वेलरी या फिर मशीन्स जो होते हैं उनको क्लीन करने में ये यूज़ होता है। देन सोनार, तो यहाँ पे जो शिप है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वाटर के अंडर प्रेजेंट हो एकदम नीचे, उनको डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। यानी कि जब अल्ट्रासोनिक साउंड्स ऐसे नीचे पास करते हैं ना वाटर में, तो वो रिफ्लेक्ट होके मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस से पीछे आता है तो पता चलता है कि हाँ नीचे कुछ है। देन एनिमल्स, तो एनिमल्स में बैट और डॉल्फिन जो होते हैं वो इन्हीं का ही यूज़ करते हैं अपना रास्ता पता करने के लिए। देन सिक्योरिटी में कैसे यूज़ हो रहा है, तो जो बर्गलर अलार्म्स होते हैं
मोशन सेंसर्स होते हैं, उन सब में अल्ट्रासोनिक साउंड्स को ही यूज़ किया जाता है। तो ये सारे यूजेस हो गए अल्ट्रासोनिक साउंड्स के। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज राइट 5 डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। बोन और कार्टिलेज के बीच का आपको 5 डिफरेंस लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद करना। तो जैसे मैं आपको पहले भी बोली हूँ कि हम लोग 3 कॉलम्स बना के लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में प्रॉपर्टी, देन उसके बाद में जो 2 कॉलम्स रहेंगे वहाँ पे तो हम लोग वो सारे टॉपिक्स को लिखेंगे जिनका आपको डिफरेंस लिखना है, लाइक कार्टिलेज और बोन का लिखना है। तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया नेचर। तो नेचर वाइज देखें तो कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, और बोन्स का हमें पता है कि वो हार्ड और रिजिड होते हैं। देन कंपोजिशन की बात करें तो कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट से बना हुआ होता है, वहीं पे बोन जो है वो ओस्टियोसाइट से बने हुए होते हैं। देन मैट्रिक्स अगर देखें तो मैट्रिक्स में जो कार्टिलेज है वो जेल लाइक होता है, जिसमें कोलेजिन प्रेजेंट है और इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट है। और बोन जो है वो हार्ड होगा, उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो कार्टिलेजेस में जो है कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि ये एवॉस्कुलर नेचर का होता है। लेकिन बोन वैस्कुलर नेचर के होते हैं, यानी कि इनमें ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत सारा रहता है। देन अगर बात करें हीलिंग की तो कार्टिलेज जो है वो स्लोली हील होते हैं, लेकिन बोन जो है वो कार्टिलेज के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट हील होता है। देन लोकेशन, यहाँ पे टोटल आपसे 5 डिफरेंस पूछा है, लेकिन मैं 6 लिखवाई हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग एनी 5 यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो लोकेशन में देखेंगे तो जो कार्टिलेज है वो नोज़ में, ईयर्स में, जॉइंट्स में और बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और बोन जो है वो हम लोग को पता ही है कि वो स्केलेटल बनाता है हमारे बॉडी का, तो वो हर एक जगह पे प्रेजेंट है। देन और करके पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेयर इज इट फाउंड, डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, वो कहाँ पे मिलता है और उसके फंक्शंस आपको लिखने हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू है जो कि एक्टिवली प्रेजेंट होता है डिवाइडिंग सेल्स में, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अब ये कहाँ मिल रहा है, उस पोजीशन से हम लोग को पता भी चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है। तो इसका पोजीशन मतलब लोकेशन अगर देखें तो ये प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टम जो कि इसके रूट्स या फिर शूट के टिप पे प्रेजेंट है, जो कि लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देन लेटरल मेरिस्टम जो कि स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट है, जो इसको थिकनेस प्रोवाइड कराता है। देन इंटर कैलरी मेरिस्टम जो कि लीव्स या फिर नोड्स जो होते हैं ना उसके बेस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके रीग्रोथ में हेल्प करते हैं। नाउ फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन यहाँ पे ग्रोथ पहला फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये हाइट, थिकनेस और रीग्रोथ, प्लांट्स के रीग्रोथ, इन सारे चीज़ों में हेल्प करता है। तो हाइट और थिकनेस को इंक्रीज करने में और प्लांट्स के रीग्रोथ में। देन हीलिंग, तो ये प्लांट के वुंडेड पार्ट्स जो होते हैं, यानी कि अगर जैसे हम लोग प्लांट्स को कट कर देते हैं कभी कभी, या उसका कोई पोर्शन अगर खुद से ही अगर वो टूट जाता है, तब उन केस में उसको रिपेयर करने में काम आता है, यानी कि न्यू सेल्स बनाने में। देन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़, तो परमानेंट टिश्यूज़ जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, ये सारी चीज़ें भी जो बनती हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही हेल्प से बनती हैं। तो ये सारे हो गए इसके फंक्शंस। देन आते हैं 18th क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म विथ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल के हेल्प से आपको पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म का डिफरेंस बताना है। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये अकर होता है ड्यू टू सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूएंट एटम और ग्रुप ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन इन द कार्बन चेन। तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर कार्बन चेन लें और उसमें अगर कोई भी सब्सटीट्यूएंट एटम या ग्रुप लगाते हैं, या फिर अगर बॉन्ड्स की भी बात करें तो अगर उनका पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलता है। पहली चीज़ तो आइसोमेरिज्म क्या है, तो ये वो प्रॉपर्टी है जो कि वो सारे कंपाउंड्स पोजेस करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। देन अब ये सब्सटीट्यूएंट एटम्स या ग्रुप जो अटैच्ड है कार्बन एटम में, उनका नेचर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब जिस कार्बन एटम से अटैच किए हैं उसका नेचर डिफरेंट होना चाहिए। ये जो आइसोमर्स होते हैं उनका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होते हैं। नाउ एग्जाम्पल से ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं C4H8 का जो कि ब्यूटीन है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब ये दो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन बनाए हैं। तो जब हम लोग ब्यूटीन लिखे हैं तो ब्यूटीन मतलब क्या, टोटल 4 कार्बन होंगे ब्यूट से, और ये जो 4 कार्बन है उनके बीच में अगर मैं जनरली सिंगल बॉन्ड बनाऊं तो ऐसे फॉर्म किए हैं। हाइड्रोजन हम लोग बाद में सेटिस्फाई करेंगे। अब ब्यूट 1 इन बनाना है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ से फर्स्ट पोजीशन ले लो या फिर आप यहाँ साइड से फर्स्ट पोजीशन ले लो, कहीं भी। तो किसी एक साइड से अगर फर्स्ट पोजीशन पे मैं बॉन्ड लगा दूँ तो ये ब्यूट 1 इन हो गया। और सेम वही 4 कार्बन जब मैं अरेंज की और उस बार में मैं सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दी तो ये ब्यूट 2 इन हो गया। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना है तो ये वाला जो कार्बन है इसका 2 बॉन्ड बन चुका था, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन लगेगा।
देन ये वाले कार्बन के लिए देखोगे तो यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड्स बन गए हैं, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। देन इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड बना था तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, और इस वाले कार्बन पे 3 लगेगा क्योंकि 1 ही बॉन्ड बना है। सेम वैसे ही आप यहाँ देखोगे तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ सिंगल लगेगा, यहाँ भी सिंगल लगेगा, और फिर यहाँ पे 3 लगेगा। अब जैसे वही एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ आपको पहले दिख रहा है फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। तो जो सब्स्टिट्यूएंट एटम या ग्रुप है या फिर यहाँ पे बॉन्ड है, तो उनका जब पोजीशन चेंज हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखना है चेन आइसोमेरिज्म। अब ये बनता है जब जो कार्बन एटम है उसमें जो मेन चेन है ना, उससे जो भी ग्रुप्स हम लोग ज्वाइन करते हैं वो डिफरेंट जगह पे अटैच्ड है। जैसे कि सिंगल कार्बन एटम जो है वो अरेंज ऐसा किए हैं कि या तो वो स्ट्रेट चेन बना दे या फिर ब्रांच चेन बना दे, तो बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर रहते हैं। अब एग्जांपल लिए हैं C4H10 का, जो कि ब्यूटेन है। तो पहले जब हम लोग चारों कार्बन को सीधा सीधा लगाए हैं तो ये बना है N ब्यूटेन। वहीं पे हम लोग 3 कार्बन सीधा सीधा लगाए और उसमें से एक का हम लोग ब्रांचिंग कर दिए, तो ये बना आपका चेन, स्ट्रेट चेन, और ये ब्रांच चेन, तो इसको बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। अब और करके सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक्सप्लेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल्स। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स, जैसे कि एल्केन्स, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अगर सिंगल 1 यहाँ पे पुट करूँ मैं n का वैल्यू, तो H का वैल्यू हो जाएगा 4, तो CH4 जो कि मीथेन हो जाएगा। देन अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट करूँ तो H का वैल्यू हो जाएगा 6। कैसे हो रहा है, तो दिख रहा है ना 2n+2 लिखे हुए हैं, तो जब 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा 2 प्लस 2 आएगा 4। देन उसके बाद में अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो 2 इंटू 2 आता है 4 प्लस 2 आएगा 6, तो C2H6 ये इथेन हो जाएगा। देन 3 पुट करेंगे तो H8 होके प्रोपेन हो जाएगा। ये सारे हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे एक या उससे ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब इनको क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप से, एल्कीन्स और एल्काइंस। अगर एल्कीन्स में बोलूँ तो जनरल फार्मूला CnH2n, और एल्काइंस बोलेंगे तो जनरल फार्मूला CnH2n-2। यहाँ पे +2 है, यहाँ -2 है, और यहाँ सिर्फ प्लस मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2n है। तो एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड था जो कि सैचुरेटेड लिए, अब एल्कीन्स में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल अब इसी में ही हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये याद रखना कि एल्केन्स जो होते हैं वो सिंगल कार्बन वाले भी बनते हैं, लेकिन जो एल्कीन्स ये एल्काइंस है वहाँ पे आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि हम लोग को डबल बॉन्ड बनाना है तो ऑब्वियसली दोनों कार्बन के बीच ही बनेगा, या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो दोनों कार्बन के बीच ही बनेगा, इसलिए मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 से सब्सटीट्यूट करना, 2 से करेंगे तो C2H4 इथीन बनेगा, और 3 से करें हैं तो C3H6 प्रोपीन बना सकते हैं। वैसे ही एल्काइंस में 2 से अगर आप उसको सब्सटीट्यूट करो n को तो इथाइन, 3 से सब्सटीट्यूट किए तो प्रोपाइन। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका सैम्पल पेपर थर्ड का पार्ट 2 एंड एज वेल एज सैम्पल पेपर सीरीज़। तो अगर आप बाकी सैम्पल पेपर्स देखना चाहते हो या फिर क्लास 9 के किसी भी अदर सब्जेक्ट का सोल्यूशन वीडियो देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फ़िलहाल साइंस और मैथ्स दोनों का ही प्लेलिस्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। Thanks for watching, and please to subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description.